नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो क्या कर रहे थे, हिंदी विश्व शांति की भाषा है ये वाला चैप्टर कर रहे थे और ये साक्षात्कार विधा थी। उम्मीद करते हैं ये वाला चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से इसको पढ़े भी होंगे दोबारा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, अभ्यास है। ठीक है, वही चीज़ें हैं, प्रश्न है, उत्तर है, वही चीज़ बार जो आपके इसमें साक्षात्कार में पूछा गया है वही प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसको एक बार फिर से अभ्यास में बना दिया गया है। देख लीजिए क्या है कि साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए थे। ये तो आपको पता ही, साइजी माकिनो क्यों आए थे भारत। हाँ, पशु चिकित्सक के रूप में आए थे ना वो। तो साइजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, साइजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषता बताई। शांति निकेतन किससे संबंधित था? शांति निकेतन संबंधित था रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी और सेवाग्राम जो था वो गांधी जी से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है एक मतलब वन लाइनर में एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सेवाग्राम आश्रम किससे संबंधित है। तो गांधी जी हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो आप गांधी जी आप लगाएंगे। ये छोटे छोटे प्रश्नों से ही ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल किए जाते हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। ओके, चलिए फिर क्या है, साइजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषता बताई। तो क्या विशेषता बताई थी भाई? कहा था कि शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साइजी माकिनो को बहुत अधिक प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे आप घड़ी की आवाज़ सुन सकते थे, टिक टिक की। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियाँ समाये रखने की क्षमता है। ये उन्होंने विशेषता बताई थी साइजी माकिनो ने। फिर तीसरा प्रश्न क्या है कि साइजी माकिनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा था। भाई उधर जापानीज़ थे, इधर इंडियन थे, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती थी, भाषा नहीं आती थी। तो ये उसमें जो है बिचवैया यानी कि द्विभाषी वाला काम करते थे। वो उधर उनको समझाते थे, वे इधर उनको समझाते, इसीलिए तो गए थे वो। तो ग्वालियर में जापानी तकनीक से बिरला फैक्ट्री लगाई गई थी। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूरी जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे, और फैक्ट्री के जो मजदूर थे वो जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे। अतः साइजी माकिनो वहाँ द्विभाषीय के रूप में गए थे। ठीक है, उन्हें दोनों भाषाएं आती थी तो वे द्विभाषी के रूप में वहाँ पर गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। साइजी की क्या कामना है? तो साइजी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। उनको हिंदी इतनी भा गई थी। ठीक है, एक विदेशी व्यक्ति को हिंदी इतनी भा गई थी कि वो हिंदी से ही हमेशा जीवन पर्यंत जुड़े रहना चाहते थे। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? तो जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो, हमने आपको बताया था ना, टोक्यो कहाँ पर है। ठीक है, ओसाका और ये टोक्यो कहाँ पर है? टोक्यो आपके होन्शो द्वीप पर है। होकोंडो, होन्शो, शिकोकू, क्यूशू, ये हमने 4 द्वीप बताए थे जापान के। तो टोक्यो द्वीप पर है, टोक्यो जो है होन्शो द्वीप पर है। तो जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है और ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है ना गजब की बात कि हम जापान में भी जो प्रशांत महासागर में है उसे भी क्या पढ़ाई जाती, वहाँ भी क्या पढ़ाई जाती है? हिंदी पढ़ाई जाती है, वो भी BA और MA स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भी भरे पड़े हैं, है ना जानकारी वाली बात।
साईजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा है? तो साईजी का पाठकों के लिए संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। बात समझ में आई? यदि आप गर्व से बोलते हैं कि हम भारतीय हैं तो उसे सिद्ध भी करिए। वो कैसे सिद्ध होगा? जब आप अपनी संस्कृति पे, अपनी भाषा पे गर्व करेंगे, तभी वो सिद्ध होगा कि आप सच्चे भारतीय हैं। समझ? और अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस हो तो वो गर्व को दूर भगाइए। ऐसा गर्व अपने अंदर समाहित करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को यदि हम हीन करें। ठीक है? अपनी भाषा, अपनी हिंदी, अपनी संस्कृति को, हाँ, और को ऊंचा करिए। ठीक है? आगे से आप भी जो है कोशिश करिएगा कि जो है जब भी किसी से मिलें तो नमस्कार करें, पैर छुएं, और क्या नाम है कि प्रणाम करिए, हाथ जोड़िए। ये सारे हमारे संस्कार में आते हैं। गुड मॉर्निंग कह करके हाय हेलो, ये ठीक है, हमें भाषा आनी चाहिए। दूसरे भाषा, दूसरे संस्कृति से हम जुड़ते हैं तो ये भी हमें आना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल रही है तो उसके साथ हमें चलना है। इस वजह से वो भी आना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ के नहीं। ठीक? चलिए, हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ क में कार्य एवं स्तंभ ख में उनके नाम लिखे गए हैं। उनका सही सही मिलान करना है। तो क्या लिखा गया है भाई? ये लिखा गया है कि भीष्म साहनी के तमस का हिंदी अनुवाद, भीष्म साहनी के तमस का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो प्रोफेसर ताशियोत नाका ने किया था, जो जापानीज़ थे। और हिंदी शब्दकोश व गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद प्रोफेसर कोगा जी ने किया था। और हिंदी नाटक लेखन और मंच प्रोफेसर मिज़ोकाशी ने किया था। ठीक है? ये सारे जापानीज़ हैं। हिंदी साहित्य का काम प्रोफेसर साकात, और टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना प्रोफेसर दोई जी ने की थी। चित्रलेखा का जापानी अनुवाद जो भगवती चरण वर्मा जी की लिखी हुई है चित्रलेखा, वो उपन्यास जो है ये साईजी माकिनो को बहुत पसंद था, तो इन्होंने उसको जापानीज़ लैंग्वेज में उसका अनुवाद किया था। ठीक है? फिर क्या है? हाँ, ये बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। कुछ करने की बात थी, कुछ विचार और कल्पना की बात थी जो आप स्वतः करेंगे, लेकिन इसमें ये जानने योग्य बात थी जो हमने जो इसमें इंक्लूड कर दिया है। क्या है वो? कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये तो आप जानते ही हैं, हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है। और ये हमारी राजभाषा के रूप में संविधान में आर्टिकल के तहत भी है। उसका आर्टिकल बता सकते हैं क्या है? तो ये संविधान में अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद 343 यानी 343 के अंतर्गत ये कहा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है? किंतु देश में अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। नीचे लिखी गई भाषाओं के उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। और तो ऐसा है कि हमारे जो भारत है वो तो कई साउथ में हमने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के प्रदेश हैं, तो वहाँ पे रहन सहन अलग है, उनकी भाषा अलग है ना। तो कौन कौन सी भाषा कौन कौन से प्रदेश से मिलती है वो आपको पता लगाना है। तो देख लीजिए, महाराष्ट्र में विशेष उनकी लोक भाषा क्या है? वहाँ पे क्या बोली जाती है? वहाँ पे बोली जाती है मराठी। ठीक है? केरल में बोली जाती है मलयालम। इसको याद कर लीजिए, ये आपका जीके के पर्पज़ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल। ठीक? केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। ठीक है? चलिए, अब आते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात में क्या कहा गया है कि भाषा सौंदर्य, जो हम लिखते हैं, जैसा हम लिखते हैं। किसी ने लिख दिया कि मान लीजिए लिख दिया कि आम मेज पर रखा हुआ है। ये तो सीधा सीधा वाक्य हो गया, आम मेज पर रखा हुआ है, तो ये सीधा सीधा वाक्य है। लेकिन इसको और सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, इसी सेंटेंस को रखा गया कि एक पका हुआ आम जो देखने में अत्यंत शोभनीय था, सुंदर चिकने
मार्बल की बनी हुई मेज के ऊपर रखा हुआ है। अब इस लाइन को सुनिए, और एक मेज आम मेज पे रखा हुआ है, दोनों में बहुत ही अंतर है ना, दोनों की शैली में अंतर हो गया, और तात्पर्य यही है कि आम रखा हुआ है, लेकिन दोनों की में सुंदरता अलग है ना, भाषा का सौंदर्य अलग है। दोनों को पढ़ने का तरीका, दोनों को पढ़ने के बाद कैसा हमें अनुभव हुआ वो भी आप देख लीजिए कि पहला सेंटेंस जब हम पढ़े तो थोड़ा सा हम प्रभावित हुए, मतलब मेज आम पर रखा हुआ है इसमें हम प्रभावित नहीं हुए, लेकिन जैसा सेंटेंस अभी हमने बोला थोड़ा सा सुंदर बना करके, तो उससे हम प्रभावित हुए। तो वही है भाषा सौंदर्य। तो भाषा के सौंदर्य से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, पढ़ लीजिए भाई। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतनी शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है ना सौंदर्य, है ना सौंदर्य कितना अच्छा लग रहा है, मतलब उस स्थान की विशेषता को किस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है, इससे उन्होंने उस स्थान की विशेषता और गुरुदेव की विशेषता दोनों ही व्यक्त कर दी है। और दूसरा सेंटेंस क्या है कि समझ नहीं आता कि आपकी महानता ने आपको इतना सुंदर बना दिया है, या आपकी सुंदरता ने आपको महान बना दिया है। ठीक, ये भाषा का सौंदर्य है जो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। कह रहे हैं कि इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की दो विशेषताओं को लेकर दो वाक्यों की रचना कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस इसी वजह से आते हैं ताकि आप सोचने विचारने की क्षमता को और इम्प्रूव कर सकिए। ठीक है, तो क्या है दिया है, समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी जी महान बन गए हैं, या गांधी जी को की महानता से सत्य और अहिंसा का प्रचार हुआ है ना बात वही। समझ नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है, या दिल्ली कुतुब मीनार होने के से प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, शांति में निकेतन। शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है। इसी प्रकार शांति में अन्य शब्द जोड़कर और कोई वाक्य बनाइए, शांति दूत, शांति निकेतन, शांति भवन, शांति स्थल, शांति स्थल इत्यादि बना सकते हैं आप। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा आपके लिए और महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा जानिए क्या है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एक होता है विशेषण, ठीक है, एक क्या हो गया विशेषण, और दूसरा हो गया क्रिया विशेषण। अब दोनों में क्या हो रहा है बच्चों, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में यही हो रहा है कि ये विशेषण जो है वो कर्ता की विशेषता बताएगा। ठीक है, एक में तो कर्ता की विशेषता बताएगा तो कर्ता विशेष हो जाएगा और विशेषण है ही। हाँ, जैसे कि हो गया काला घोड़ा, ठीक है, तो घोड़ा कर्ता हो गया और काला क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, तो ये विशेषण हो गया। लेकिन क्रिया विशेषण वो होता है जो धातु की विशेषता बताए, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो वो कैसे हम पता लगाएंगे, वो हम कैसे पता लगाएंगे, तो वो देखिए ऐसे पता लगाएंगे। वह धीरे धीरे टहलता है, क्या है, वह धीरे धीरे टहलता है, तो वह की ये तो विशेषता है नहीं, धीरे धीरे टहलता है, टहलता कैसा है, धीरे धीरे है। जब आप क्रिया से कैसा का प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलेगा वही आपकी क्रिया विशेषण होगी, ध्यान रखिएगा। पीटी उषा तेज दौड़ती है, तो दौड़ती है, कैसा दौड़ती है, तेज दौड़ती है, तो ये दौड़ना तेज क्या हो गया, दौड़ने की विशेषता हो गया। बात समझ में आ गई। देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ सभी रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है। यहाँ होना चाहिए तेज, क्योंकि पहले वाक्य में धीरे धीरे टहलने की विशेषता है और दूसरे वाक्य में तेज, ये यहाँ अंडरलाइन गलत लग गई है आपकी, यहाँ लगाइए तेज, और ये तेज शब्द दौड़ने की क्रिया विशेषता है। दौड़ना तो क्रिया हो गई ना, और तेज क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई। इसी प्रकार पाठ में आए किन्हीं 4 क्रिया विशेष शब्दों को छांटकर संबंधित क्रियाओं के साथ लिखिए। तो ये छटाया है, आप देख लीजिए। कार तेज दौड़ती है, अब हम क्रिया क्या है इसमें जो लास्ट में आती है, दौड़ना, खाना पीना क्या होता है, जो नाना लगता है वो क्रिया होती है। तो दौड़ती है, तो दौड़ने से हम
प्रश्न कैसे का, कैसा दौड़ती है, तेज़ दौड़ती है, उत्तर मिल गया तेज। तो ये हो गई आपकी क्रिया विशेषण। तुम अधिक बोलते हो, बोलने से हम प्रश्न कैसे का, कैसे बोलते हो, अधिक बोलते हो, तो मिल गया उत्तर, हो गया क्रिया विशेषण अधिक। वह जोर जोर से पढ़ता है, पढ़ने से हम प्रश्न कैसे का, कैसा पढ़ता है, जोर जोर से पढ़ता है, तो हो गया क्रिया विशेषण जोर जोर। वह सुंदर लिखती है, कैसा लिखती है, तो कैसा लिखती है, सुंदर लिखती है, मिल गया उत्तर, हो गया ये सुंदर क्रिया विशेषण। ठीक है, इस तरह से आप क्रिया विशेषण को छांटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभ्यास हिंदी विश्व शांति की भाषा है चैप्टर कंप्लीट। और इस अभ्यास को 1 से 2 बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आने लगेंगे, वैसे समझ में आ भी चुका होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और इसके पहले जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको यदि ये क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब करिएगा। और पास में जो बेल आइकन होता है ना बच्चों, वो जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। इसको प्रेस करने से आपको मेरी जितनी भी वीडियोज़ है आपको मिलती जाएगी और आप उसको करते जाएंगे और सक्सेस होते जाएंगे। ठीक है, और सबसे अंत में मैं क्या कहती हूँ आपसे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।